वेलकम टू बूस्ट ISPCS। आज हम लोग UPPSC का 2022 का GS पेपर 1 डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी GS पेपर 23 का और 24 का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम GS पेपर 2022 का डिस्कस करेंगे 1। जैसा कि हमको पता है ये पेपर 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 125 वर्ड शॉर्ट्स आंसर टाइप के, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन 200 वर्ड ईच। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे स्ट्रक्चर ऐसा है, सेक्शन ए 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स ईच एंड 125 वर्ड ईच। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स 200 वर्ड ईच। पेपर एक बार देख लेंगे। यहाँ से आप देखते हैं स्टार्ट होता है, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, 8 मार्क्स का। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, देन सेक्शन बी स्टार्ट होगा, इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वाई गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ द इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए और बी मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को डिस्कस करने के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और 125 वर्ड आप इसमें लिखोगे, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी पार्ट रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। इंट्रोडक्शन में आपको 10 to 20 वर्ड अगेन, ओके। बॉडी पार्ट में आपको लगभग 80 to 100 के आसपास रखना है, 80 to 90 वर्ड के आसपास मानिए इसको। कंक्लूजन में आपको अगेन 10 to 20 वर्ड। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मस्ट लिखना, आप इसको बिल्कुल लिखिए, क्योंकि ये आपको 1 मार्क्स देगा, ये आपको 1 मार्क्स देगा और ये आपको 6 मार्क्स में काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आप इसमें 2-3 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग प्रीलिम्स में क्या पढ़ते हो, मॉडर्न का टाइम पीरियड, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर मॉडर्न किंग में कोई किंग ऐसा फेमस हो जो आर्किटेक्चर में सबसे अच्छा किया हो, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उस किंग का नाम बता सकते हो कि इस किंग ने पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी अच्छा किया है, ओके। जैसे गोल्ड कॉइन किसने चलाए हैं, या फिर कोई स्पेशल फीचर हो तो वो बता सकते हो। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे, मॉडर्न एम्पायर फॉर्म्ड अराउंड 321 BC, एंडेड इन 185 BC, was the first pan India empire. It was known for its majestic art and beautiful architecture. तो इन्होंने अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन में यहाँ पे टाइमलाइन बता दी, तो आप टाइमलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए अब क्या है कि जो मॉडर्न आर्ट था उसको डिवाइड किया गया है कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। आप चाहो तो ये ऐसा बना सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे याद आ रहा है तो। अदरवाइज 125 वर्ड शॉर्ट आंसर होता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है ये बनाना। तो जैसे इन्होंने कोर्ट आर्ट में पिलर आर्ट, पैलेसेस आर्ट, पिलर आर्ट, स्तूपास। पॉपुलर आर्ट में केव्स, पोटरी, स्कल्पचर, ये बताए हैं। देन आप देखेंगे फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें क्या है आप बताएंगे। इसमें द आर्किटेक्चर वाज मोस्टली मेड अप ऑफ वुड, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे ये सब वुड और ये सब स्टोन वगैरह, मतलब स्टोन बहुत ज़्यादा नहीं फेमस थे। जो केव वगैरह बनी थी उसमें आप देख सकते हैं, बाकी नहीं। द रॉयल कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ वुडन फ्लोर एंड सीलिंग, पिलर्स इरेक्टेड बाय अशोका विद इंस्क्रिप्शन इन देम। उसके पॉपुलराइजेशन ऑफ द एथोस ऑफ द धम्मा, ठीक है, रुमिनदेई, तराई डेली और निगालीवा नेपाल, कहीं कभी देख सकते हैं। पिलर के तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। मोटिव्स लाइक एलिफेंट, बुल, लायन आर मेड टू क्राउन द पिलर्स। सारनाथ was land capital of Ashoka. The national emblem of India was taken from here. देखो, ये वाला फैक्ट सबको पता है, ठीक है, कि सारनाथ का जो है वहाँ से नेशनल एम्बलम लिया गया है। तो बाकी ठीक है, इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे। बाकी यहाँ पे ये मतलब ये आप बना सकते हैं, बट इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे कि अगर आप इसको बनाएंगे तो
सांची का बौद्ध स्तंभ स्तूप। तो इसका मतलब मल्टीपल चीज़ दिखाएगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूजफुल है। उसके बाद मौर्यन इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मेजोनरी ऑन लार्ज स्केल, ए कार्व्ड एलिफेंट एट धौली, इनग्रेव्ड एलिफेंट एट कलसी। अगर यहाँ आप कुछ बना सकते थे ना तो आप आयरन पिलर बना सकते थे मॉडर्न का। ओके, जहाँ पे लायन कैपिटल है ना वो वाला पिलर बना सकते थे। ठीक है, बाकी ठीक है, इन्होंने बनाया है इसको। उसके बाद रामपुरवा बुल इज ए मास्टर पीस ऑफ देम। स्तूपा वेर बिल्ट टू प्रोटेक्ट रेलिक्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एट नंबर ऑफ प्लेसेस। स्तूपा एट सांची इन यूनेस्को साइट्स, स्तूपा एट भारूद साधनाथ आर पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, तो शायद इसीलिए इन्होंने बनाया क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इसके अलावा कोई भी और एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसको भी बना सकते हो। वेल पॉलिश्ड केव्स आर मेड टू रिलीजियस मॉन्क्स, एग्जाम्पल के लिए बराबर हिल्स बुद्धिस्ट केव एट सांची ऑफ आजीविका सेट। फिगर्स स्कल्पचर ऑफ द यक्षय यक्षिनी, यक्षय इन मथुरा, यक्षिनी ऑफ बेसनगर एमपी। देन इसमें टेराकोटा ऑब्जेक्ट में क्या है, अलॉन्ग विद द बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न आर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्टोन पिलर्स and wooden floor ceiling indicating the existence of the 80 pillared hall have been discovered at Kumhara near Patna. Seeing this, Fayan remarks, these places are so beautiful and excellent that they appear to be creation of the god rather than man. Okay, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो मॉडर्न के लिए कि फायान ने क्या बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। थ्रो लाइट एंड द नेचर ऑफ द रिनाइसेंस इन यूपी इन द 19th सेंचुरी। देखिए 2023 और 24 के पेपर में जितना भी तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें यूपी के जो क्वेश्चन थे, यूपी के क्वेश्चन आपके यूपी जो जीएस पेपर 5 और 6 था इसके अंदर आए हैं। बट 2022 तक तो ये जीएस पेपर यूपी स्पेशल होता नहीं था, 5, 6 इसमें ऑप्शनल होता था। तो जो यूपी के क्वेश्चन होते थे वो जीएस 1, 2, 3, 4 में ही पूछे जाते थे। तो अभी जो 2022 से हम 2022 के नीचे का जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन आपको इसी में यूपी वाले क्वेश्चन इसी जीएस 1, 2, 3, 4 में ही मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिनाइसा रिफर्स टू एज ऑफ रिवाइवल आर रीबर्थ ऑफ रैशनल थिंकिंग, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म। द 19th century in India witnessed the period of the Renaissance with chief प्रोटागोनिस्ट राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फेमस था इंडिया में पूरे। स्टेट ऑफ यूपी ईस्ट वाइल यूनाइटेड प्रोविंस हैज आल्सो विटनेस्ड एज ऑफ द रिनाइसा ब्रॉट बाय द डिफरेंट लीडर एंड आउटफिट। अब देखो नेचर ऑफ द रिनाइसा क्या था, देखो रिनाइसा क्या है समझिए बात को। तो मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है पुनर्जागरण ये सब चीज़ वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें लिखनी जो इंडिया के लिए पढ़ा है आपने, यूपीएससी के लिए पढ़ा है या फिर यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा है, सारा कुछ वही लिखना। जैसे रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट टीचिंग ये आपने ओवरऑल पढ़ाई है। न्यू वे ऑफ द स्टडिंग इंडियन पास्ट वाज ब्रॉट इन। री इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न थिंकर्स। टू फैक्शन डेवलप्ड, कौन सा, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। वांटेड टू मेंटेन स्टेटस को आर ओरिजिनल थॉट, मतलब वो रिवाइवल करना चाहते थे, जो पुरानी चीज़ थी उसको रिवाइव करना चाहते थे, जैसे देवबंद मूवमेंट। और रिफॉर्मिस्ट कौन थे, वांटेड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म थ्रू कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड सोशल चेंज। ओके, ये रिफॉर्म करना चाहते थे। गेव द पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर इमेंसिपेशन ऑफ द वल्नरेबल, जैसे वीमेन माइनॉरिटीज़। देखो ये पहले के टाइम पे भी वल्नरेबल थे और अभी के टाइम पे भी वल्नरेबल हैं, वो चाहे वीमेन, SC ST ये सारी चीज़ें मतलब पहले से भी वल्नरेबल थे। स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। ओके, ये तो रहेगा ही कि हमेशा एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेकनिंग लाना जरूरी है लोगों के अंदर, बट अभी तो आपको पता है कि लोग ज़्यादा ही पॉलिटिकल अवेकन है। वेरियस मूवमेंट्स इन यूपी 19th सेंचुरी क्या था, जैसे देवबंद मूवमेंट, दारुल उलूम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेजेंट टाइम में भी। बाई ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, रिवाइवलिस्ट इन नेचर, दियर मेन ऑब्जेक्टिव प्रोपगेटिंग प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान हदीस एमोंग द मुस्लिम एंड कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम। मतलब एक्चुअली वो इस्लाम का जो ओरिजिनल फॉर्म था उसी को रखना चाहते थे।
एक्टिव इन सहारनपुर यूपी बाई मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट में रिफॉर्मिस्ट इन नेचर। देखो जो सर सैयद अहमद खान थे ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, तो इसलिए इनका मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट था। रिफॉर्मिस्ट इन नेचर टू ब्रिंग सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म एमंग द मुस्लिम्स। इनका मानना था, सैयद लीडर कौन थे, सर सैयद अहमद खान। प्रपोज्ड बाई वेस्टर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। स्ट्रगल टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द वीमेन, सेविंग हर फ्रॉम द सोशल एवल्स लाइक पोलीगमी एंड पर्दा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। उसके बाद एडवोकेटेड फ्रीडम ऑफ द थॉट। देखो उसके बाद देखो इनके साथ क्या था, अहमद खान के साथ ये चाहते थे कि जो मुस्लिम एजुकेशन वो भी वेस्टर्न एजुकेशन के साथ अलाइन करें, तो ये रिफॉर्मिस्ट थे। बट जो देवबंद वाले थे ये चाहते थे कि जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स परंपरा है वो चली आए, तो इसीलिए उनका रिवाइवलिस्ट था। वेरियस लोकल लीडर्स ऑफ हिंदू फैक्शन एडवोकेटेड टीचिंग ऑफ द राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती फॉर ब्रिंगिंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन हिंदू थिंकिंग कस्टम्स ट्रेडिशन इन द आवर स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, illustrate the contribution of the nationalist leader बाल गंगाधर तिलक in struggle of the freedom of press। देखो बाल गंगाधर तिलक जी का जो क्वेश्चन है ना वो आपके यूपीएससी में भी आता है और यूपीपीसीएस में तो पूछ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो देखेंगे इसमें, देखो अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाल गंगाधर तिलक जी ने कोई फेमस न्यूज प्रेस लिखा हो, ठीक है, जिस पे गॉज लगा हो, जिसको प्रेस सेंसरशिप मिली हो, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप टाइमलाइन बता सकते हो कि इसकी टाइमलाइन क्या थी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, जब आप यहाँ पे लगा था एक्ट तो उसकी टाइमलाइन क्या थी, आप इनमें से कुछ भी बता सकते हो। तो जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बात स्टार्ट वहाँ से आप कर सकते हो। तो इन्होंने स्टार्ट किया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कोर टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फंडामेंटल राइट्स। During British colonial period, the press and journalism was an important tool in awakening Indian people. Leaders like Bal Gangadhar Tilak, through his literary arsenals and staunch writings, advocated freedom of press and awakened Indian masses for Indian freedom struggle. Okay, British very much feared about these writings and were totally against freedom of press. As a result, they introduced various censorship act like वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके लाया कौन था, आपको सबको बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा कि आपको पता है तिप्पन। इसको हटाया किसने था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस एक्ट 908 टू सबवर्ट एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक का क्या रोल था प्रेस में। द थॉट एंड फियरलेस जर्नलिज्म ऑफ लोकमान्य तिलक वाज instrumental in initiating the movement during the pre-independence period for bringing about the change in mental setup of the Indian people. न्यूज़पेपर जैसे इनका क्या था केसरी इन मराठी और मराठा इन इंग्लिश मतलब इन्होंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया। व्यूज ऑफ द तिलक पब्लिश्ड इन द केसरी एडवोकेटिंग दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल ओपिनियन इन दियर रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू हिम टू ably point out shortening in administration, ठीक है, as done for the famine relief code in Kesari to put forth rational thoughts and exposing suppression by the British government can truly be done through freedom of press and fearless journalism. उसके बाद यहाँ देखेंगे सेक्शन 124 है जिसका अभी भी बीच में डिस्कशन चलता था ना, अब तो ये भारतीय न्याय संहिता आ गई है। ये तो पहले ये था आईपीसी कोड था, तो उसमें 124 है। इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट में हटाने की मांग की जा रही थी कि ये सेडिशियस एक्टिविटी के लिए लगाया जाता है और ये ब्रिटिश टाइम का है। तो अब तो ऐसा तो है नहीं, तो इसको हटा देना चाहिए। तो ऐसा चला था, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है, इसलिए ये तो हट ही गए हैं उसका फॉर्म चेंज हो गया है। Was the charged on the Lokmanya Tilak for publishing poems during murder of the Rand, like Shivaji's utterance in Kesari, a speech delivered by him in Shivaji festival, justifying Afzal Khan's murder by Shivaji. Okay, here incitement to kill British officials led to his 18th month rigorous imprisonment and overnight due to
popular support, he became the national hero and was given a लोकमान्य। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। Thus, he was the true supporter of freedom press, okay, in the Indian national movement. Next question 4. Discuss the cause of population explosion in India. Give suggestion to combat this problem. तो देखेंगे इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, ये आपका सोसाइटी से रिलेट करेगा। As per recent support of the UN, India's population crossed mark the 1.4 billion and soon it will become the most populated country of the world by surpassing China by actually 2027 नहीं, अभी भी हम चाइना को पास कर चुके हैं, बट ऑफिशियल डेटा में अभी आया नहीं हमारे। सेंसस होगा तो उसमें ही क्लियर हो जाएगा कि हम सच में पास कर चुके हैं। अभी हम सेंसस का वेट कर रहे हैं, बाकी वर्ड तो बोल रहा कि आप पास कर चुके हो। Recent remark of PM: those who opt for smaller families are termed patriot, reflecting problem of the population explosion। ठीक है, मतलब अगर आपके पास छोटी फैमिली तो आप पैट्रियट हो, ऐसा बोला, क्योंकि आप अल्टीमेटली ज़्यादा पॉपुलेशन है तो देश पे ही बर्डन है। ठीक है, रिसोर्सेस आपके लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली दिक्कत तो है कहीं ना कहीं। द पीरियड बिटवीन 1951 to 81 in India was age of the population explosion with decadal growth reaching approx 24.80% in 1971। देखो 25% बहुत ज़्यादा होता है लगभग ग्रोथ। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन: हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट रिजल्टिंग इन नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पुअर्टी, द डिजायर टू हैव मोर चिल्ड्रेन टू सपोर्ट द फैमिली इनकम क्रिएट्स ए विशियस साइकिल ऑफ द पोवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे कि इन्होंने डिकेडल ग्रोथ बताया है। अगर आपको देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो कई बार जैसे यूपीएससी पूछ चुका है एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, कि एजिंग पॉपुलेशन क्या है? एजिंग मतलब बुढ़ी हुई पॉपुलेशन, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। देखो अगर हमारी प्रेजेंट टाइम में जो यंग एज ज़्यादा है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, तो ये ओल्ड भी तो होगी और उस टाइम पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यंग पॉपुलेशन ओल्ड कन्वर्ट हो जाएगी और जो नई यंग पॉपुलेशन वो कम है, तो अल्टीमेटली एजिंग पॉपुलेशन तुम्हारी ज़्यादा हो गई। तो हमेशा से सोसाइटी के पेपर में ये एजिंग एक बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन एजिंग ये सब बड़ा फैक्टर है। तो आप इससे रिलेटेड जो चार्ट है 2-3 डेटा उसको याद रखिए। जैसे कि इन्होंने मतलब 24.8% पीक पे दिखाया है 16 मतलब 1961-71 के आसपास। उसके बाद अभी जो 2001 से 11 उसमें 17.64 है, जो कि डिक्लाइनिंग इन नेचर है। जैसे कि आप लोग को पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था उसमें बताया कि जो हमारी मतलब अभी रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 से नीचे आ चुकी है ओवरऑल। ठीक है, जबकि कुछ नॉर्थ इंडिया की स्टेट में ज़्यादा है, बट साउथ इंडिया की स्टेट में तो कुछ में 1.6 तक पहुंच गई है। तो अल्टीमेटली डिक्लाइनिंग नेचर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ तो है ही है। उसके बाद डिकेडल ग्रोथ इन इंडिया इन्होंने दिखा रखा है। अगला क्या है? इलिटरेसी रिजल्ट इन ओवर पॉपुलेशन ड्यू टू अनअवेयरनेस, पॉपुलेशन डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ड्यू टू इलिटरेसी फैक्टर। उसके बाद सोशल प्रेशर एंड रॉन्ग रिलीजियस टीचिंग लीड टू अर्ली मैरिज एंड मोर चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी हैं जिसमें बताया जाता है कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, इस टाइप का, तो आप सबको पता है। तो ऐसा है, बट ठीक है, उसमें भी जो लोग अवेयर हैं, जो अवेयर हैं, वो पता है कि भाई ऐसा करने से बर्डन उन्हीं पे आएगा, तो वो लोग भी अभी चाइल्ड पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर रखे हैं। उसके बाद पुअर सेक्स एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस लीड टू पुअर एडॉप्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब जो सेक्स एजुकेशन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीज ड्यू टू एडवांस्ड मेडिकल साइंस, ये भी रीजन है। पहले क्या होता था, लोग 4 से 5 बच्चा पैदा करते थे मिनिमम, उनको पता था कि एपिडेमिक्स वगैरह आएगी तो 1-2 तो डेथ हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो डेथ होने के चांस बहुत कम है, बट पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। तो ये रीजन है। सोल्यूशन टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम, सोशल एंड वेलफेयर स्कीम्स नीड टू रोल्ड आउट प्रॉपरली टू रिड्यूस पुअर्टी एंड इंक्रीज literacy to counter the vicious cycle of the population explosion. Population policy targets needs a phased initiative and incentives.
जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि यूपी में मतलब रूल लगाया गया कि मतलब चल रही बात कि अगर 2 बच्चे हैं तभी आपको गवर्नमेंट बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। बाकी जैसे आपको पता है कि जो सरकारी सर्विसेज है ना, उसमें आपको 2 बच्चे होंगे, 2 चाइल्ड तक आपको लीव मिलती है, उसके बाद आपको लीव नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे मैटरनिटी लीव है तो अप टू 2 चाइल्ड तक मिलेगी, उसके बाद फिर लीव कम हो जाएगी, उतनी प्रॉपर नहीं मिलेगी 26 वीक की। Focus should be on social behavioral change to bring population literacy rate of the NGOs CSOs can be taken to work on IEC component. Sex education and healthy reproductive education along with knowledge of the contraceptives should be disseminated via अवेयरनेस ड्राइव। देखो जो सेक्स एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन है इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती अपने सिलेबस में। स्टेट कैन रोल आउट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज, एग्जाम्पल के लिए यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021, स्किलिंग पॉपुलेशन टू मेक देम वर्चुअस एसेट फॉर द नेशन। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट अलॉन्ग विद ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट एड्रेस द इशू ऑफ ग्राउंड लेवल एज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिफर्स एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑन सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में भी आता है ऐसे टाइप का। ठीक है, जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ इन सोशल एम्पावरमेंट ये पूछा जाता है, और इसमें तो यूपीपीएससी में तो आ ही रहा है। तो सोशल एम्पावरमेंट मीन्स ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैविंग इक्वल कंट्रोल ओवर दियर लाइव्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ये आपने स्टार्ट यहाँ से किया। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेस्ट ये होता है कि आप कोई भी कीवर्ड एक्सप्लेन करो, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल एम्पावरमेंट, तो आप इनमें से कोई भी एक वर्ड लेकर एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। विदाउट इक्वलिटी इक्वली एम्पावरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ए कंट्रीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विल नेवर बी पॉजिटिव। सही बात है। अर्लियर इंडियन सोसाइटी वाज मैर्ड बाय द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, atrocities against vulnerable leading to their poor progress and rich poor divide. Poor constitution calls for the social justice, reducing inequality in all terms. Social empowerment can play important and vital role in individual and collective freedom. The IT and internet can play transformative role to bring social empowerment. The age of internet is the best utilization to bring out e-governance to help in reaching authorities टू द डोर्स ऑफ द सिटीजन, जैसे कि दस्तक कंपेन फॉर प्रिजर्विंग हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद राइट टू सर्विस एक्ट एंड आरटीआई एक्ट एम्पावर द सिटीजन टू गेट द सर्विस एंड कंप्लेंट्स रिड्रेस्ड रिस्पेक्टिवली बाई डिजिटल मीन्स। मतलब अगर आरटीआई सक्सेसफुल हुआ है तो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के कारण ही, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग ये सारा चीज़ है, तो आप ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। नहीं सोच के देखिए, एक पर्सन झांसी में बैठा है, ठीक है, उसे उत्तर प्रदेश की से निकालनी है इन्फॉर्मेशन, तो उसे लखनऊ आना पड़ेगा। तो वो क्या लखनऊ आकर रिक्वेस्ट देगा, मान लो उसने रिक्वेस्ट दिया, सरकारी ऑफिसर नहीं है तो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके कारण झांसी वाला बंदा ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है लखनऊ की इन्फॉर्मेशन को। ओके, इट हैज़ मेड गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी। देखो इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी ही तो बनाना है गवर्नमेंट को। दस डिसएडवांटेज सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। समटाइम ए सेक्शन ऑफ द वीमेन इज प्रिफर्ड इन IT रिलेटेड जॉब, देयर बाई दियर सोशल एम्पावरमेंट इज आल्सो गुड। एजुकेशन, ई लर्निंग, ई पाठशाला, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन हैव ट्रांसफॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द पुअर लाइक SC/ST, वीमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन, फोस्टर दियर ग्रोथ इन सोशल टर्म्स। देखो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पे जनरली डिलीवरी या फिर जो भी एक्सेस है उसमें भेदभाव नहीं है, तो कोई किसी कास्ट का है, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है तो सभी को मिलेगी, हेल्थ सर्विस अवेल करता है तो वो भी सभी को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ अच्छी चीज़ है ऑनलाइन की। विद द इम्पेटस ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लाइक द उमंग स्ट्रांगली फोकसेस टेक्नोलॉजी सेंटर सर्विसेज फॉर फोस्टर बेटर डिलीवरीज टू एंड बेनिफिशरीज, जैसे कि अंत्योदय। बट डिजिटल लिटरेसी इज वेरी हाई इन अप्रॉक्स इलिटरेसी। एक्चुअली इलिटरेसी वही मैं कह लिटरेसी कहाँ ज़्यादा हो गई। देखो 65% डिजिटल इलिटरेसी है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देखो एक बात समझिए, जैसे
मोबाइल तो आजकल लगभग सभी के हाथ में होगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए, आप जहाँ पे हैं, आपके घर में कितने लोग को पता है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की डिजिटल लिटरेसी से स्कीमें हैं, ठीक है, नहीं पता है, हार्डली नहीं पता है, ठीक है, हार्डली किसी को पता है, बाकी नहीं पता है। तो ये चीज़ें, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इलिटरेसी जरूरी, क्योंकि इलिटरेसी ज़्यादा है। इंटरनेट डिवाइड इज आल्सो लीडिंग प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ी सी भी बात चल जाए तो मतलब एक बीजेपी, मतलब जो मेन गवर्नमेंट वो वाले हो जाते हैं और बाकी एक अपोजिशन के हो जाते हैं। अगर इसको अपोजिट किया जाए तो हमेशा दो ग्रुप में डिवाइड लोग हो जाते हैं। मतलब आप इशू बेस अपना पॉइंट नहीं रखते, आप गवर्नमेंट बेस्ड अपना पॉइंट रखना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी कर रही है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, और कुछ बुरा करिए उसको क्रिटिसाइज़ करिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए। बट ऐसा हो जाता है कि मुद्दा ऐसा बन जाता है कि पॉलिसी या इशू बेस्ड हट के गवर्नमेंट बेस्ड हो जाता है। इंटरनेट डिवाइड इज आल्सो ए लीडिंग प्रॉब्लम। इंटरनेट फेस्ड फ्रॉड हैज़ क्रिएटेड distrust in the technology in large section of the society. Okay, social empowerment can only be brought with focusing on behavioral change, rolling out constitutional values. सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं, ये अलग से टॉपिक भी है। इन टू सेंस, अपार्ट फ्रॉम फ्यू निगेटिव्स, वी मस्ट फोकस ऑन द IT बेस्ड सर्विसेज, इंटरनेट एज द टूल ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो जैसे गवर्नमेंट मिशन कर्मयोगी ला रखी है, ठीक है, उसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं ना, उनको ट्रेन किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, when poverty is transmitted over generation it becomes a culture। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोल दिया। इसको आप देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आप लिख लो, ठीक है। ये आपके ना, जैसे कभी 2025 में क्वेश्चन आया ना, 26 वाले पेपर, जो भी पेपर होगा 26 में, 25 वाला, तो उसमें एज ए इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन, ठीक है, काफ़ी अच्छी लाइन है। तो देखो एग्जाम में, जैसे मैं जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 2022 का, इसमें आपको हार्डली 30 से 35 पॉइंट है जिसको लिखना है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना अपने ऑफिसर बनने के लिए, इतना तो करना पड़ेगा। व्हेन पोवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम्स ए कल्चर। कितनी बढ़िया लाइन बोली। पोवर्टी इज ए स्टेट वेरिड डिग्री ऑफ द डेप्रिवेशन। समटाइम्स पोवर्टी इज सो डीप इन दैट इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ पोवर्टी गेट डेवलप्ड अक्रॉस द इंटीग्रेशन, इंटरजनरेशन, ठीक है, इंटीग्रेट हो जाता है इंटरजनरेशन में। तो ये चीज़ आपको देखना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ वैसे ही। तो देखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इलूसिडेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताना है कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन पोवर्टी ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ऑस्कर लुइस का पॉइंट रखा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये, सोशियो और एंथ्रो वाले पढ़ते हैं इस थिंकर को। पॉपुलराइज्ड द थ्योरी ऑफ द कल्चर ऑफ द पोवर्टी इन 1950s। एज पर नोशन people in poverty tends to focus on their current trouble, which cause the attitude of the dependency and powerlessness. These attitudes lead to the people in poverty to make choices that eventually lead to the contribution in poverty system, rather than making choices that could lead to families out of the poverty system. People born into these conditions internalize the culture values, okay, that cause them to continue एंड पास देम डाउन टू द न्यू जनरेशन। देखो एक सिंपल बात समझो, अगर कोई एक झुग्गी झोपड़ी ऐसा पैदा हुआ है, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, उसकी एजुकेशन वैसी होगी, हेल्थ सिस्टम वैसा एक्सेस करेगा, जॉब वैसे एक्सेस करेगा, ठीक है, वो अगेन मैरिज उसी सेक्शन में करेगा, ठीक है, देन वो अपने बच्चों को अगेन वहीं चाइल्ड उसी तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, वो अगेन उसके बच्चे वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो एक तरीके से एक विशेष साइकिल है। अगर आप एक बार पुअर हो और आप उस स्टेटस को तोड़ते नहीं हो, ठीक है, तो वो आपको पसंद आ जाता है। पसंद क्या, आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप उसी में रहते हो। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन और सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, हर एक किसी की लाइफ में। जैसे हो सकता है कोई मिडिल क्लास में, तो वो चाहता है कि इस बैरियर को तोड़कर वो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में घुसे, तो ये ज़रूरी है। अदरवाइज आपका वो कल्चर बन जाता है कि भाई ठीक है, ऐसा रहना आपको पसंद है तो ठीक है। पुअर पीपल आल्सो लैक्स बेसिक अवेयरनेस, पुअर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज
at education that hamper their growth, hereby genesis of the poor attitude in upcoming generation. जैसे slum dwellers remained poor, टेलर्स सन बिकम टेलर ड्यू टू कल्चर ऑफ पोवर्टी। तो वही चीज़ हमने अभी यहाँ पे समझी कि कैसे होता है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी टू पुअर स्टिल इन इंडिया डज नॉट ओवरकम विद द एक्सट्रीम पोवर्टी। मेनी पुअर एक्सेप्टेड पोवर्टी एज द वे ऑफ दियर लाइफ इन कंपल्सन लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज देयर बाई जनरेटिंग कल्चर ऑफ द पोवर्टी। बात समझिए, यही पॉइंट है। अब इसको कंक्लूड करेंगे। If proper management and strategy to alleviate poverty is done, then attitude of the people could be changed. An intergenerational poverty cycle can be broken, hereby providing relief to many poor. ठीक है, जैसे रिक्शा वाला सन बिकमिंग IAS। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से आप इन्होंने कंक्लूड किया है, बट आप इसमें वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, वे फॉरवर्ड लिखिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऐसे आप एरो बनाकर हब एंड स्पोक मॉडल, तो ऐसे आप उसमें बता दीजिए क्या क्या जिस तरीके कि आप इसको इस प्रोसेस को मतलब इरेडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हेरिटेज आर्क, अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म पोटेंशियल। आपने जैसे इसके पहले वाले पेपर देखे, उसमें भी मतलब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यूपी PCS का कुछ थीम है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप उन 10-15 थीम को पकड़िए, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। आपका मेन 60% रेडी है। ठीक है, 60% रेडी है, 40% करंट कर लीजिए। ठीक है, करंट बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, उसको करिए, आपका कंप्लीट मेंस रेडी है। देखिए इसको स्टार्ट करेंगे। यूपी इज़ द लैंड ऑफ द कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज, थीम बेस्ड टूरिज्म स्ट्रेटजी प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द स्टेट, हेरिटेज आर इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड प्रमोटिंग टूरिज्म इन द स्टेट। कैसे? The decision to develop the heritage arc by incorporating city of the manners and etiquette. ओके, जैसे लखनऊ, आपको पता है ना लखनऊ को बोलते हैं, मतलब अदब से पेश आई है। द सिटी ऑफ द ताज आगरा एंड रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर वाराणसी। देखो यूपी में क्या है ना, जो पर्टिकुलर सिटी है ना उसका टैग ही है कि किस लिए फेमस है। ठीक है, जैसे बनारस रिलीजियस और कल्चरल सेंटर है। ठीक है, लखनऊ अदब से पेश आना है, मतलब सिटी ऑफ द मैनर्स एंड एटिकेट। अब जैसे देखो मैंने आपको बोला था कि आपको यूपी का और इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। अगर यूपी का मैप बनाना आता है तो 2-3 सेंटर दिखा दीजिए। ये आपको दूसरे से 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है। और पेपर में आपने अगर 5 नंबर भी केवल मैप बना के ले लिए, जो कि कुछ नहीं, बिल्कुल हल्की सी मेहनत करनी है, ड्रा करना है मैप। जैसे मैंने आपको बताया था यूपी का मैप ड्रा करना आसान है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए सिंपल ये। ठीक है, ऐसे 2-3 सेंटर दिखा दीजिए, या आगरा दिखाया, यहाँ लखनऊ दिखाया, यहाँ वाराणसी दिखाया, बीच में आप प्रयागराज भी दिखा दीजिए। ठीक है, प्रयागराज भी दिखा दीजिए। तो मेजर सेंटर तो यही है, आप ऐसा दिखाइए। और अपने आपके 4 से 5 नंबर, देखिए 4 से 5 नंबर आपको बहुत कम लग रहा है, लेकिन जो मेंस लिख चुके हैं, जिनकी लिस्ट आई है, उनसे पूछेगी 4 से 5 नंबर की क्या वैल्यू है। हर एक पेपर में 5 नंबर आपको, 5 से 10 नंबर कहाँ ले जाता है, 40 नंबर दूसरे से। अब तो वो आपको 5-6 पेपर हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको लगभग 60 मतलब नंबर एक्स्ट्रा लगेगा अगर हर पेपर में आप 10 नंबर बढ़ाते हो, 0.5 बढ़ाते हो तो। ओके, और मैं तो आपको कहता हूँ कि भाई 4-5 जगह ही मैप बनाओ ना, क्या दिक्कत है, इतना तो बना ही सकते हो। बाकी अगर बना सको तो सारे क्वेश्चन बनाओ। 20 क्वेश्चन है, अगर उन सभी में 0.5 नंबर एक्स्ट्रा लाते हो तो आपके 10 मार्क्स हुए, और ऐसा 6 में करते हो 60 मार्क्स हुए। मैं कहता हूँ इतना भी नहीं है तो 30 से 35 नंबर तो एक्स्ट्रा आ ही जाएंगे। आप ऐसा करिए, मैं आपको टेम्पलेट बताऊंगा, उसमें क्या है, कहीं आपको मैप बनाना है, कहीं आपको फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे आपको कोई डेटा दिखाना है तो एक सिंपल आपने डेटा लिख दिया। दूसरा तरीका होता है डेटा को डायग्राम में दिखा देना, उससे एग्जामिनर अट्रैक्ट अच्छे से होता है आपकी कॉपी पे, और आपको दूसरे से थोड़ा सा नंबर ज़्यादा देता है। वो कैसे बनता है, वो अभी टेम्पलेट जब मैं कराऊंगा मेंस का कुछ दिन में, तो वहाँ पे बताऊंगा कि टेम्पलेट में कैसे करना है सारी चीज़ें। ओके, देन आते हैं लखनऊ डिवीजन, फेमसली नोन फॉर ब्यूटीफुल नवाबी कल्चर, आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर लाइक बाड़ा इमामबाड़ा, रिवर फ्रंट, साइंस सिटी, नेचुरल जूस, प्लेनेटेरियम अलॉन्ग विद नियर बाई प्लेसेस इन लखनऊ डिवीजन लाइक नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, कटनिया घाट, दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद आगरा डिवीजन में क्या है, मुगल माउंटेन्स मोनूमेंट्स,
मुगल मॉन्यूमेंट्स है। ग्रेट ताज आपको पता है। फतेहपुर सीकरी नोन फॉर रेड सैंडस्टोन मेसोनरी। बरसाना मथुरा चंबल सेंचुरी घड़ियाल्स के लिए। मथुरा वृंदावन ये सब तो फेमस है ही। उसके बाद वाराणसी डिवीजन में क्या है, बुद्धिस्ट हिंदू कल्चरल हेरिटेज, काशी विश्वनाथ टेम्पल, रुद्राक्ष कन्वेंशन, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ द शोका। उसके बाद ये कुशीनगर कपिल वस्तु, चुनार सोनभद्र, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इलाहाबाद डिवीजन में भी आप यहाँ लिख सकते थे। द 3 division will cover around 25 places. All places will have air, road connectivity, interconnection among 3 places, cleanliness, ancillary industries, banking, food, lodging, tourist. अब देखिए ये क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है। बट हेरिटेज आर्क के अलावा मतलब अगर आप और भी कुछ इसमें बताना चाहें तो अयोध्या और प्रयागराज ये 2 डिवीजन और भी बता सकते हैं, ठीक है। द हेरिटेज विल आर्क विल रिफ्लेक्ट द मिक्सड कल्चर of UP along with the generation of the employment, thereby give complete experience to tourists as well as making UP as the best destination for the tourism. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, what is the smart city mission? Discuss the main characteristics of the cities of the eastern उत्तर प्रदेश selected under the scheme. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्मार्ट सिटी का आपका UPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है, और 2-3 बार पूछा जा चुका है स्मार्ट सिटी का, और यहाँ तो आपको पूछा ही जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू ट्रांसफॉर्म द अर्बन मिलिया ऑफ द इंडिया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गिव ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू दियर सिटीजन्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्ट सोल्यूशन। देखो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना, ये आपका प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है। 100 cities in India, including 11 from the UP, were selected from it. They will be developed on Singapore Malaysian cities model. Okay. The mission aims to meet the aspiration of the India's population living in cities through various urban development projects. It includes basic infrastructure like adequate water supply, electricity supply, sustainable sanitation, solid waste management, efficient urban mobility, affordable housing, and ensure robust IT connectivity and e-governance. Main threats of the cities of the East UP in this scheme are Prayagraj. The city is Triveni Sangam, most populous city of UP. Judicial and spiritual importance. Need is to cater for the rising demand of the urban people in the Prayagraj. To provide affordable housing of the urban poor, decreasing crime from the city, smart infrastructure and quality service to cities inhabitants. Provide smart governance and sustainable environment. वाराणसी में क्या है, oldest and spiritual city of the India, fast and dynamic change in the city require a smart solution, waste to wealth model, mega convention center like Rudraksh, providing good governance to its people. ठीक है, तो अभी आप मतलब जो वाटर वे डेवलपमेंट है ना, यहाँ पे वाटर वे, ठीक है, ये भी मतलब डेवलप हो रहा है वाराणसी और हल्दिया के बीच में गंगा नदी में, तो आप इसका भी मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूड करेंगे, टिल लेट टू मार्च 2023 ओनली 40 to 45% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड अंडर दिस मिशन। नीड इज टू एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ अलॉन्ग विद द इंसेप्शन ऑफ मोर सिटीज इन दिस मॉडल टू कैटर फ्यूचर नीड ऑफ द इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन अकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ यूपी इन डिटेल विद सुइटेबल एग्जाम्पल। Irrigation refers to watering of the land by artificial means to foster the growth of the plant. Assured irrigation increases agriculture productivity. Irrigation projects are combination of the dams, barrages, canals to provide water availability to famous of UP. Around 70 to 75% of the area of the UP is irrigated by various ways leading to cropping. Intentionally around 153 and top most leading स्टेट इन द ग्रेन प्रोडक्शन। वेरियस इरीगेशन प्रोजेक्ट क्या है, सरयू कैनल प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर इन टू 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रांस घाघरा, रैपिड रोहिणी रीजन ऑफ पूर्वांचल, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन रीजन, अप्रॉक्सीमेटली 14.6 लाख हेक्टेयर इरीगेशन बेनिफिटिंग अप्रॉक्स 30 लाख फार्मर्स। जैसे अर्जुन सहायक इरीगेशन प्रोजेक्ट टू एलिवेट वाटर क्राइसिस इन महोबा, हमीरपुर, बांदा डिस्ट्रिक्ट।
धासन मेगा प्रोजेक्ट प्रोवाइड टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग पिक्चर ऑफ द बुंदेलखंड। बेनिफिट क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख फार्मर को हुआ। केन बेतवालिंग प्रोजेक्ट जो काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट अबाउट 221 किलोमीटर कैनाल नेटवर्क विल प्रोवाइड इरीगेशन बेनिफिट टू 9 लाख हेक्टेयर फार्मर लैंड, ड्रिंकिंग वाटर टू अप्रॉक्स 62 लाख, मतलब ये उस एरिया के लिए काफ़ी वरदान टाइप का है। रिहंद सागर प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर टू फार्मर्स ऑफ मिर्जापुर सोनभद्र। वेरियस कैनल प्रोजेक्ट लाइक यमुना हिंडन कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड वाटर इन नॉर्दर्न यूपी। घाघरा घग्गर कैनल इरिगेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी स्टेट कवरिंग मिडल गैंगेटिक प्लेन ऑफ द यूपी। बेनिफिट ऑफ द मिलियन पीपल। उसके बाद शारदा कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर टू फार्मर्स एंड ऑफ पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर। ठीक है। उसके बाद मटाटीला डैम इरिगेशन अलॉन्ग विद परीक्षा प्रोजेक्ट बिट विल ब्रिंग ग्रीनरी टू बुंदेलखंड रीजन। ओके, कंक्लूड करेंगे। दीज प्रोजेक्ट आर फाउंडिंग पिलर्स इन मेकिंग एग्रीकल्चर स्टेटस ऑफ आवर स्टेट मोर रोबस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मेंशन वेरियस फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन यूपी उत्तर प्रदेश। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। यूपी के फेस्टिवल, यूपी के कल्चर, तो जो यूपी स्पेशल है ना उसको आप पढ़ लो अच्छे से भाई, ठीक है, तो आपका हर जगह काम आएगा। स्टेट ऑफ यूपी इज नोन फॉर इट्स कल्चर, सोशल इथोस एंड फेस्टिवल। वेरियस फेस्टिवल बाइंड्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग दियर आइडेंटिटी। फेस्टिवल्स ऑफ यूपी क्या हैं? हिंदू फेस्टिवल, जैसे देखो अब आप इसको ना लिख पाओ तो फिर मतलब क्या ही कहें आपका। देखो इसको सब कोई लिख सकता है। कुंभ मेला पॉपुलर फेस्टिवल सिंस, ठीक है, एंटिक्विटी। उसके बाद फेयर टू प्लेस एट त्रिवेदी संगम, स्टार्टेड यूजिंग इरा ऑफ द हदसा, फॉर्म द यूनेस्को इंटेंजिबल। देखो हदसा के टाइम से, ठीक है, आज तक चला आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दीपोत्सव दिवाली सेलिब्रेटेड इन होल स्टेट ऑन द occasion of returning Lord Rama to Ayodhya. Deepotsav at Ayodhya celebrated by all community with great zeal and josh. Holy Janmashtami, famous celebration at Vrindavan, Barsana, Mathura, Lathmar Holikotsav. उसके बाद सुलाखुल महोत्सव at Agra, first popularized by Akbar for Hindu Muslim unity. Muslim festival like Muharram, Eid ul Fitr, Eid are celebrated with utmost happiness. न्यू ईयर फेस्टिवल, क्रिसमस, गुड फ्राइडे इज आल्सो सेलिब्रेटेड। देखो जितनी जीएच मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में सबका लिख दो ना भाई, सारी फेस्टिवल ही हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेटेड होती हैं, ठीक है। वेरियस महोत्सव ऑन द सर्टेन थीम्स लाइक कबीर महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव, कजली महोत्सव मिर्जापुर में, फॉर्म द बेसिक स्टफ ऑफ द सोशल फैब्रिक अमॉन्ग द पीपल ऑफ द स्टेट। देखिए जैसे चैती, होरी, इसूरी, फाग, सोहर, बिरहा, नौटंकी फॉर्म्स द लोकल ट्राइबल कल्चर। बुद्धा पूर्णिमा टू सेलिब्रेट एंड अडॉप्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धिस्ट कल्ट। गंगा दशहरा और उसके बाद दुर्गा उत्सव, मकर संक्रांति आर आल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्टेट। देखो मैं बता तो रहा हूँ, जितना भी आपको पता है ना कि जितने भी गवर्नमेंट लीव देती थी ये सबको, ठीक है, जितने आपको लीव मिलेगी, जो छुट्टियाँ हैं, ठीक है, लिख डालो सारा। आप जनवरी से स्टार्ट करो, दिसंबर तक चले जाओ, आपका पेज 12-15 तो वैसे ही मिल जाएगा बड़े आराम से। दीज फेस्टिवल आर नेसेसरी टू इंटीग्रेट डाइवर्स पीपल टू फोस्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोसाइटल वैल्यूज लाइक ब्रदरहुड, फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन, थॉट्स। ऑल द फेस्टिवल इन आवर स्टेट आर सेलिब्रेटेड विद फुल जील एंड जॉय विद ऑल द कम्युनिटीज। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी का क्वेश्चन करेंगे 10। उसमें पहला क्वेश्चन आते हैं 11। वाई गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मतलब कुछ थीम ऐसी हैं, जैसे बुद्धा हो गया, गुप्ता हो गया, मौर्यन हो गया, ये सारी थीम है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये थीम आपको रट के जानी है। देखो मेंस बिल्कुल प्रेडिक्टिव है, आप रट के ये थीम्स आपको सीधा लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, बॉडी पार्ट हुआ, कंक्लूजन हुआ। देखो इंट्रोडक्शन यहाँ आप बढ़ा सकते हो, 20 to 30 वर्ड कर सकते हो, ठीक है, और ये आपका 1 नंबर या 1.5 मार्क्स में चेक होगा।
कंक्लूजन आप 20 to 30 वर्ड, ये 1 to 1.5 मार्क्स में मान के चलिए आपको मिल जाएगा इससे। उसके बाद रही बात बॉडी पार्ट की, तो आप 150 वर्ड के अराउंड लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 वर्ड तो आप कर ही सकते हैं। तो कोशिश करें कि 150 वर्ड के आसपास लिखिए बॉडी पार्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास मैटर ही इतना होता है कि आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। और ये आपका लगभग 9 से 10 नंबर का होता है बॉडी पार्ट, क्योंकि जनरली 2 चीज़ें पूछी होती हैं और ये आपको 12 मार्क्स और 200 वर्ड में मैनेज करना है, ठीक है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसा कि पीछे हमने बताया कि आप ये बता सकते हैं गोल्डन एज क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आप ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई ऐसा मतलब किंग है जिसके टाइम पे वो ज़्यादा फेमस हुआ आर्किटेक्चर, या फिर गोल्डन एज क्यों कहते हैं। अब देखिए, गुप्ता एम्पायर वाज फॉर्म्ड बाय द श्रीगुप्ता एंड लेटर लेड बाय द किंग समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता। अगर किसी को यहाँ पे टाइमलाइन याद है, ठीक है, टाइमलाइन, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखेंगे, द एम्पायर witnessed political unification and culmination of the prosperity in the state along with the multifaceted achievement in the field of art, science, technology and literature. Polity, culture, society and economy of that time, policy, culture, society, economy of that time increased significantly, thereby making it an increased significantly, ये रिपीट क्यों किया है, इट एज ए गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। मतलब जो गोल्डन एज है क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने जैसे यहाँ देखा साइंस, आर्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। एलिमेंट्स ऑफ द गोल्डन एज इन गुप्ता पीरियड क्या है, पॉलिटी। आफ्टर द मॉडर्न्स द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया विद द सेंट्रल अथॉरिटी वाज डन बाय द एबल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्ता आर मेंशन्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति। नेपोलियन ऑफ द इंडिया, पॉलिसी ऑफ द भेरी घोषा along with the matrimonial alliance strengthen their empire. उसके बाद इकोनॉमी में, during Gupta period trade was done with the West Asian nation, Byzantine Empire, monetization of the economy, मतलब इस monetization of the economy, दिनार एंड रूपक व करेंसी, ट्रेड सरप्लस, ठीक है। पोर्ट्स लाइक ताम्रलिप्ति, ब्रोच, कल्याण, बॉम्बे, ये आता है प्रीलिम्स में, ये प्रीलिम्स में भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्रॉक्सिमिटी टू द वेस्ट कोस्ट लीड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता। देखो प्रीलिम्स के जो नॉलेज हैं वो आपको मेंस के आंसर में क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रेंथ करने में आएंगे, तो उससे आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा। जैसे ये आप लिख सकते हैं, अचीवमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी गॉट न्यू डायरेक्शन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जैसे कि आर्यभट्ट बुक्स, आर्यभट्टिया, सूर्य सिद्धांता, उसके बाद डिस्कवर्ड जीरो डेसिमल सिस्टम, इक्लिप्स मेजर्स अर्थ इमर्शन। सोचो सोलर इक्लिप्स हम लोग कब से जानते हैं, ठीक है, हम मतलब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम जानते थे ये चीज़, हम कितना उस टाइम पे डेवलप्ड थे। पर गुप्ता थ्रू हिज नॉलेज डिस्कवर्ड एंड टोल्ड अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जैसे ब्रह्म सिद्धांता, ठीक है, ये सब आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। Distinguished craftsmanship of the Gupta age work of the iron and bronze, iron pillar at Mahrauli, Gupta age coin, Veena type, Kumar Lakshmi type coins, copper based Buddha figure in British Museum, religious tolerance policies of the Gupta rulers, Vishnu and Bhagavad cult propagated. एग्जाम्पल के लिए कुमार गुप्ता पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, रिवाइवल ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। ये आप पढ़ते हो कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किसने करा, तो इन्होंने करा, कुमार गुप्ता ने। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नगरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल स्टार्टेड, पंचायतन स्टाइल यहाँ से स्टार्ट होती है। शिव भूमरा सतना, देवगढ़ टेम्पल झांसी, केव पेंटिंग्स बाघ एमपी, अजंता महाराष्ट्र, केव टेम्पल सेट उदयगिरी। लिटरेचर में 18 पुराणास रिटन, महाभारत रामायण वेर कंप्लीटेड। कालिदास, देखिए इंपॉर्टेंट कालिदास की राइटिंग्स, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, धन्वंतरी, अमर सिम्हा, ठीक है, आर्यभट्ट लिव्ड इन दिस ईरा। वेरियस स्मृतिस जैसे नारद स्मृति, कात्यायना स्मृति रिटन। अब कंक्लूड करेंगे, द गुप्ता पीरियड वाज ट्रूली गोल्डन एज, द एम्पायर इंडेड विद इन्वेजन ऑफ द हुनास rulers, feudalism, and later they got weak in all aspects, but achievement of the Gupta are immortal
in the Indian history. Okay. Question number 12. Throw light on the revolutionary philosophy formulated by the भगत सिंह. ये आपके मतलब प्रीलिम्स में भगत सिंह के बारे में आप पढ़े होंगे, वो यहाँ अगेन काम आएगा. बाकी कुछ जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. मतलब ज़्यादा नहीं, फेमस 10-12 ही हैं जो पूछे जाते हैं. जैसे अम्बेडकर हो गया, भगत सिंह हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए. तो कुछ ऐसे फेमस हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है. Bhagat Singh was one of the most iconic figure of Indian freedom struggle. He is one of the most admired youth during freedom struggle of the India. Born in 907, Punjab was charismatic Indian revolutionary who got martyred on for India's cause. He was popular figure among the youth. Was a national youth hero. उसके बाद वर्क ऑफ द भगत सिंह क्या है? एक्टिव मेंबर ऑफ द नौजवान भारत सभा, भारत माता सोसाइटी एंड स्टार्टेड बाय हिज अंकल अजीत सिंह एंड यूथ ब्रिगेड ऑफ द HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाला लाजपत राय हिज एंड हिज अंकल एंड एक्टिवली इंगेज्ड इन रिवोल्यूशनरी विंग ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. Targeted John Sanders after lathi charge over Lala Lajpat Rai. Along with Batukeshwar Dutt, he threw the national harmful bomb, non-harmful. मतलब एक्चुअली उन्होंने असेंबली में जो बम फेंका था, उन्होंने बोला कि भाई हमारा टारगेट है किसी को मारना नहीं, हमारा टारगेट है जो गूंगी और बहरी ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको जगाना, इनको जगाना टारगेट है. एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड टू एक्सपोज ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश. वाई आई एम ए थीस्ट बुक रिटन बाई द हिम. ठीक है. हंगर स्ट्राइक इन जेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड जेल अथॉरिटीज. फिलोसफीज ऑफ द भगत सिंह, वो क्या थी? ही ब्रॉट आइडियाज फ्रॉम द बोल्शिविज्म एंड एनार्किज्म ड्यूरिंग 1930s and motivated youth of the India. His deep commitment to Inqilab was not merely political but also social, as he wanted a revolution not only to free India from the bondage but also from the age-old discriminatory practice of the caste, creed, religion, and superstition. He accepted Marxism and socialism as his political ideology. In his article, Universal Brotherhood, he say, if you are really interested in preaching peace, happiness, universal brotherhood, then learn to react against insult and indignity. Be prepared to die to undo the damage of your motherhood. Be ready to die so that mother of India may alive. Then alone our country be free. Will be able to preach universal brotherhood to the world. उसके बाद he wishes to separate religion from the politics on the canvas of the modern Indian history. Political and social through Bhagat Singh shines as the one of the most illustrious and glorious revolutionary stars. He was first and finest Indian revolutionary and modern political thinkers who adopted revolutionary progressivism in his thought and adhered to it uncompromised in his political action. Okay. Question number 13. Explain the point of the ancient Indian knowledge on the basis of which Indian was designated as the विश्व गुरु. तो ये विश्व गुरु है ना, जो मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना, कि हमें विश्व गुरु बनना है, उसके लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, बजट में बताया जाता है. तो कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर है. इसको स्टार्ट करेंगे कि विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं. इंडिया इज ए कंट्री नोन फॉर इट्स कल्चर ऑफ द लर्निंग एंड इनोवेशन, हिस्ट्री ऑफ द इनोवेशन and all-round multi-faceted development had made India to be called as the विश्व गुरु. पॉइंट टू सपोर्टिंग दिस नेशन. देखो, अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको पॉइंट इसके सपोर्ट में क्या हो वो बताने, उसके बाद चैलेंजेस बताने हैं. ऐसे क्वेश्चन में चैलेंजेस बताने हैं. ठीक है, कि चैलेंजेस, ये आपकी दो हेडिंग बनेगी. पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ दिस नोशन या पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ द विश्व गुरु. ठीक है. अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द साइंस एंड फिलोसफी मेड इंडिया विश्व गुरु. जैसे मेडिसिन, Charak known for his famous Charak Samhita, first physician to present the concept of the digestion, metabolism and immunity to the world. Sushrut Samhita gave knowledge of the various surgeries like cataract and dissecting dead body, etc. Dhanvantari gave knowledge of the Ayurveda system of the Ayush medication has arrived in the present era.
बूस्टेड मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, जैसे आयुष बेस्ड WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन रिसेंटली इन जामनगर। मेटलर्जी, मेहरौली आयरन पिलर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट विद नो रस्ट। सोचो आज के टाइम पे जो हमारा पुल बनता है तो मतलब पुल रस्ट क्या, पुल ही बह जाता है, रस्ट तो क्या ही होगा, आयरन पिलर। और उस टाइम पे आयरन पिलर जो वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ। एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट थ्रो आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांता told first about dimension of the earth, region of the solar and lunar eclipse, gave zero and decimal system to the word. Brahmagupta was also leading astrologer who has puzzled mystery of the astronomy. Vedic literature, source of the knowledge and the geographical discoveries like Jambu Dweep and other countries continents Dweep started discipline of the geography of the world. सामवेदम क्या है, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द सिंगिंग एंड चैंटिंग कम्स फ्रॉम हियर. मनुस्मृति, फर्स्ट बुक ऑन लॉ. एपिक्स लाइक रामायण गिव फिलोसफी ऑफ द आइडियल मान रामा. ठीक है. भागवत गीता लाइफ चेंजिंग फिलोसफीज. प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर दैट इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी. ये हम कब से लेकर चल रहे हैं, अभी तक हमारे पास है. होम टू डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, रेस, कलर, still representing the one identity that is India. Okay. उसके बाद रिलीजियस हार्मोनी, एसिमिलेशन ऑफ द वेरियस रिलीजियस इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म. देन देखेंगे सनातन धर्म, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, फिलोसफी ऑफ द धर्म, योगा एंड सुलेहकुल बाई अकबर. सुलेहकुल देखो हमने बीच में भी पढ़ा था ना, एग्जाम्पल दिया था. तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है for increasing tolerance in the society. Mathematician like Ramanujam gave a new way to mathematics, infinite series number theory. Kautilya through his Arthashastra insights into political wisdom, art of the state and craft. Swami Vivekananda presented India's most glory to the world, the shared values, tradition, culture of the Athithi Devo Bhav to West nation. No doubt, India, through its intelligence, intellectual wisdom, called as Vishwaguru, now it's come once again to revive that culture as envisaged by our former Vice President वेंकैया नायडू. देखो इन्होंने पॉइंट लिखना भूल गए, बट मैं कहूँगा कि आप इसको समराइज करिए, कम पॉइंट लिखिए, लेकिन आप यहाँ पे चैलेंजेस जरूर लिखिए. ठीक है, कि चैलेंजेस क्या है विश्वगुरु बनने के लिए. ठीक है, जैसे कि आपका पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया. तो ये सारी चीज़ें भी आपको जरूरी हैं, क्योंकि विश्वगुरु तभी तो बनोगे. ऐसा थोड़ी कि मतलब कहने से विश्वगुरु बन जाओगे. क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट. थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स ऑफ द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द इंडियन सोसाइटी. ये चेंज इन मतलब चेंज इन इंडियन सोसाइटी में कैसे होता है, ये इससे रिलेटेड है. ये UPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है और UPPCS में तो आप देख ही रहे हो. ठीक है, ये दोनों जगह क्वेश्चन है. तो जो सोसाइटी में चेंज है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन, तो छोड़ेगी इसमें. देखेंगे, स्टार्ट करेंगे. देखो पहले आप ऐसे क्वेश्चन में ये बता सकते हो कि चेंज इन कंटिन्यूटी क्या है. ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ द कंटिन्यूटी तो पूछा ही है. तो चेंज इन द इंडियन सोसाइटी क्या है, मतलब क्या ये चीज़ है. तो द परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द कल्चरल एलिमेंट इन द सोसाइटी across time refers to the continuity and the ensures maintenance of the traditional and social structure that brings stability to the society. While change is the alteration or the modification of the cultural element in the society, change to society can occur at micro, meso and macro levels. It can be brought by the modernization process, including technological innovation. This force result in alteration to the culture and society. अब आपकी पहली हेडिंग पढ़नी चाहिए. यहाँ पे इन्होंने तो नहीं डाला है, अच्छा नहीं डाला है आगे, तो डाला इसमें फैक्टर ऑफ चेंज. क्या फैक्टर है चेंज. ठीक है, और दूसरी चेंज, तो दो आपकी हेडिंग पड़ेगी. तो इन्होंने पहले चेंज बताया, उसके बाद फैक्टर ऑफ चेंज बताया. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. देखो जो दो चीज़ें पूछी गई हैं वही तो आपको लिखना है. जैसे पहले फैक्टर बताया गया है और चेंज, तो पहले बता दीजिए चेंज. ठीक है, ये हेडिंग डालिए, प्रॉपर हेडिंग डालिए कि ये चेंज है. दूसरी हेडिंग में फैक्टर बताइए. ठीक है, तो चेंज इन कंटिन्यूटी इज नॉट ओनली स्पेशल
to Indian society, but it is common to all societies. The experience of the society and people and nation over different ages reveals pattern of the continuity and change. Tolerance, collectivism, spiritualism, and non-violence have been part of our society since time immemorial. These continues due to different factors. Existence of the institution like family, kinship ensured social values, tradition passed from the one generation to next through socialization. Social gatherings, celebration of the festivals made us knit together in our custom and tradition. Marriage like institution promotes identity as well as intercaste marriage have helped in preserving community values. Flexibility in accommodating different diverging points, foreign liberal teaching, globalization, evolution, adoption of the progressive ideas and abandoning regressive practices. Assimilation of the different values, culture and foreigners got Indianized. जैसे इसमें सिंथियन एंड मुगल्स, ठीक है. Leaders and teachers like Buddha, Mahavira, Ramanuja, Guru Nanak always focused on the spirituality over materialism. Peaceful coexistence over the aggressive dominance. अब फैक्टर्स क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फोर्सेस अल्टर्ड इंडियन सोसाइटी, जैसे कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द फैमिली ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटीज एंड डिक्लाइन ऑफ द जॉइंट फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन. Moral degradation led to over-consumerism and greater concentration of the wealth in few hands at the cost of the exploitation of others. Oxfam Report 2022, Rising Gini Coefficient 0.8 to 0.5. Modern education has made progressive values like gender equality, non-discrimination on caste lines. Rise of individualism, excessive competition, and collective need of the society is ignored. IT and internet brought mixed social values, गुड बैड मीटू. मीटू जैसे इसमें पता है ना कि एक हैशटैग मीटू मूवमेंट चला था, ठीक है. उसमें सेक्सुअल हरासमेंट के केस में लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी कि भाई जिसके साथ जो कुछ भी हो अपना बता रहा था. काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी लोग एक्सपोज हुए थे इसमें. कोविड-19 अवेयरनेस. अब देखेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रिमेन्स फाउंडिंग पिलर ऑफ द इंडियन वैल्यूज. वसुधैव कुटुंबकम एक्सप्रेस्ड रिमार्केबल ब्रदरहुड इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. ओके. Question number 15. Define globalization and privatization. Discuss their objective. ठीक है. इसमें globalization is the process of increasing interdependence, interconnectedness and integration of the one's economy with world economy, along with the exchange of views, culture, ideas, information technology network has brought the people country more closer, transcending geographical boundaries. देखो, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन याद कर लो और प्राइवेटाइजेशन याद कर लो, क्योंकि ये हर साल किसी न किसी में पूछा जाएगा, ठीक है. ये जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और एसए में भी आपको यूज आता ही है. तो बेटर है कि इसकी डेफिनेशन रट लो और इसके फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें रट लो. मतलब कुछ जो थीम वाली टॉपिक इनको रट लो. एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द राइज ऑफ द इंटरनेट are major factor in globalization. Widening, deepening and speeding of the world-wide interconnectedness in all aspects of the life has brought in globalization. India started its journey of the globalization through LPG reforms. It opened new era in India. Objective क्या थे? It envisages the borderless world and world as the global village. To boost long-term average growth of the economy, inflow of the foreign capital via investment FDI, FPI, along with the transfer of technology, which improves the quality of the production, providing best choices to custom at competitive rate, improving standards of the living, better purchasing power, bringing socio-economic empowerment, vulnerable, जैसे globalization opened empowerment opportunities to women, preserving IPR, disseminating traditional knowledge, culture at global level, restructuring production process, seamless supply management. प्राइवेटाइजेशन में क्या है? इट रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर. Sorry. It implies greater role of the private sector in economic activities of the economy. Government companies are transformed into private companies into two ways. First,
ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, बाई विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पीयूसीज, बाई आउटराइट सेल ऑफ द पीयूसीज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपके 51% शेयर जो है ना गवर्नमेंट के स्टिल रहेंगे, बस आपको 49% आपका उसमें सेल कर दिया जाएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब मालिक गवर्नमेंट ही रहेगी बट शेयरिंग प्राइवेट को भी दिया जाएगा। सेलिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इक्विटी ऑफ द पीएसयूज टू द प्राइवेट सेक्टर, जैसे रानी कमलापति स्टेशन ऑफ भोपाल एंड एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एंड डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर इनफ्लो ऑफ द एफडीआई, इंक्रीज्ड एफडीआई improves फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, improving efficiency of the PSUs, sick unit by giving like autonomy or status like नवरत्न। ठीक है, मतलब या तो उनको ऑटोनॉमी दो तो ठीक है, और या फिर उनको इम्प्रूव करो, नहीं तो फिर आपको डिसइन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगा। पीपीपी मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट लाइक हाईवेज का। टू फुलफिल क्रिटिकल फंडिंग गैप वाया प्राइवेट प्लेयर्स एट प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ठीक है, कंक्लूड करेंगे। ट्रेंड हैज़ इंक्रीज्ड, प्राइवेटाइजेशन हैज़ मस्ट बी अलॉन्ग विद इंटेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एक साथ दोनों होना चाहिए। ठीक है, इनको मतलब मिक्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16, कास्ट अलायंस इमेनेट्स फ्रॉम सेकुलर एंड पोलिटिकल फैक्टर्स, डोंट स्प्रिंग फ्रॉम द प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज, डिस्कस। देखिए यहाँ पे कास्ट फैक्टर इन, देखो अगर कास्ट का क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं आप? कास्ट सिस्टम के बारे में बता दूँ, ठीक है, या फिर सेकुलर और पॉलिटिकल व्यू क्या है इसका बता दूँ, ठीक है, या फिर आप कास्ट अलायंस रिसेंटली कुछ हुआ है उसके बारे में बता दो। जैसे कास्ट फैक्टर इन वन फॉर्म आर एंड अदर रिमेन एक्टिव इन इंडियन मिलेनिया। ठीक है, कास्ट अलायंस रिफर्स टू फॉर्मल एग्रीमेंट आर ट्रीटी अमॉन्ग डिफरेंट कास्ट ग्रुप फॉर ए कॉमन काज। एग्जाम्पल के लिए अलायंस ऑफ द लोअर कास्ट फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ देमसेल्फ। रीजनल पार्टी आफ्टर गेट फॉर्म टू प्रोग्रेस फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड कास्ट। बहुजन समाजवादी पार्टी थ्रो, एग्जाम्पल के लिए है ये, बीएसपी थ्रो द राइट ऑफ द दलित कास्ट थ्रो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। कास्ट अलायंस फाइंड आउट इट्स ओरिजिन फ्रॉम द सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर, लाइक एग्जाम्पल के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन डिमांड बाई मेकिंग अलायंस। पट्टीदार लीडर हार्दिक पटेल डिमांडेड रिजर्वेशन फॉर पटेल कम्युनिटी बाई मेकिंग अलायंस ऑफ द कुर्मी कास्ट। ठीक है, सेकेंड, demand of the caste census is the result of the alliance of the OBC in especially OBC have its political origin, while follower of the secularism section it as an see it as an opportunity to bring further social reform. Demand of the many state government for increasing limit of the reservation greater than 50% to accommodate rising demand of the caste politics. Regional parties of the different state forming mega alliance to counter the ruling government on the basis of the caste alliance. एग्जाम्पल के लिए मेगा अलायंस फॉर द रीजनल पार्टीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग बिहार इलेक्शन। अभी जैसे बिहार में इलेक्शन था उसके पहले ओबीसी डेटा रिलीज करने की खूब बात चल रही थी, क्योंकि ओबीसी से बात है जो पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं ना कहीं से एडवांटेज होगा इसमें। ओके, ठीक है, आगे। बट प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज हैव आल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कास्ट अलायंस अप फॉर टू few extent. जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बेस्ड ऑन दियर प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज ट्राई टू फॉर्म द कास्ट अलायंस। एग्जाम्पल के लिए इंटर कास्ट मैरिज, सामूहिक विवाह प्रथा, फीलिंग ऑफ द बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द ओन कास्ट ग्रुप, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योर एंड इम्प्योर स्टिल प्रेजेंट डीप रूरल इंडिया। ट्राइब्स आर integrating themselves for their collective cause after Sanskritization, even they started upgrading their caste and feel secure in the caste alliance. Caste should be used to celebrate the culture and tradition, not a tool to divide the society. सबका साथ सबका विश्वास should be guide principle for the present India. Okay, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Describe the causes of the origin, structure and weather associated with the tropical cyclone. अब यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए मतलब आपका जो पेपर है इसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
और आर्ट एंड कल्चर से कितने आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। डिस्क्राइब द, इसमें देखते हैं क्वेश्चन, कॉज ऑफ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो सबसे पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी है, ठीक है। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द लो प्रेशर सेंटर, ए क्लोज्ड लो level atmospheric circulation, strong wind and spiral arrangement of the thunderstorm that produce heavy rain and squalls, ठीक है। They originate over ocean in tropical areas, bringing about large scale destruction in the coastal areas in terms of the violent wind, very heavy rainfall and storms surge, ठीक है। प्री कंडीशन ऑफ एंड इट्स फॉर्मेशन, देखो ये जो टेबल है ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स का डेटा है एक तरीके से, आपको ये पता है तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ट्रॉपिकल कंडीशन नहीं है, ठीक है, या है, ठीक है, या किस पे नहीं बनेगा, ऐसा टाइप के। जैसे वार्म ओशियन वाटर रहेगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ह्यूमिडिटी सोर्स ऑफ लेटेंट हीट, मेन नेविगेटिंग टूल ऑफ इट्स सर्वाइवल। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्स 500 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर बिकॉज इक्वेटर लैक्स ऑफ कोरिलिस फोर्स। प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, लो वर्टिकल विंड शियर, ठीक है। On oceanic surface, the air gets warmed and rise on upper atmosphere layer. Air starts to condense and release latent heat, which gives more energy to cyclone. The air becomes more warmer and thereby further uplift. To fill the gap created by the upliftment of the air, surrounding air start to move inward. Because of the Coriolis force, it get deflected, become anti-clockwise in northern hemisphere and vice versa. ठीक है, सिंपल बात है। तो जैसे इन्होंने बताया है कि बिकम एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न में क्लॉकवाइज हो जाता है, सिंपल ये है। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब क्या क्या होते हैं इसमें देखते हैं। जैसे आई, देखो ये वाला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा डायग्राम आप बना दीजिएगा, ठीक है। सेंटर क्लाउड फ्री, देखो सेंटर आई में क्या होता है, क्लाउड फ्री होता है, काम रीजन विद डायमीटर 10 to 15 किलोमीटर। रीजन ऑफ द लोवेस्ट सरफेस प्रेशर, वार्म एयर स्लोली सब्सिडाइज इन दिस रीजन, ठीक है। आई वाल क्या होता है, वाल लाइक सर्कुलर रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर अराउंड द आई, नेट अपवर्ड फ्लो इन दिस रीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड रोटेट अराउंड द सेंटर विद स्पीड ऑफ 10 to मतलब 100 किलोमीटर के आसपास। स्पाइरल बैंड्स, एयर असेंड थ्रू दीज बैंड्स एंड डाइवर्ज एट अपर लेवल, इट फॉर्म्स स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स आर आल्सो फाउंड एट अपर लेवल ऑफ द साइक्लोन। Between these ascending columns, precipitation takes place. Precipitation. तो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन brings very violent winds, torrential rain, high waves, in some cases very destructive storms, surges and coastal floodings. अम्फन साइक्लोन, अब देखो ये उस टाइम के साइक्लोन थे, बट आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट टाइम में आए हो करंट न्यूज़ में, उसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होता है, बीच में आई होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी मतलब एयर ऊपर जाती है, ठीक है, और यहाँ पे सब्सिडाइज होती है वार्म एयर, क्योंकि बीच में काम इन्वायरमेंट होता है, तो एयर आपकी यहाँ सब्सिडाइज होगी। तो ऐसे आप एक डायग्राम नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स से क्वेश्चन है। रूरल सेटलमेंट रिफर्स टू पॉपुलेशन सेटल ऑन लैंड आउटसाइड ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स। It is an open swath of the Indian that of the land that has few homes or other buildings or not much population. इसमें देखो definition and structure of the rural settlement vary from country to country. Rural settlement of the UK has lot of the variation from the rural settlement of the India. Factors affecting rural settlement in India क्या हैं? Physical factor, it includes altitude, soil capability, climate, drainage around water level. These factors influence the type and spacing of the dwelling. For example, in Rajasthan, the water is crucial factor, so water available region will have compact settlements, circulation pattern around pond and wells. Fertile regions attract more settlement and population like Ganga Yamuna Doab, reflecting wide type and linear pattern, semi-compact in nature. देखो मतलब फर्टाइल रीजन ऐसे भी हो सकता है वाई टाइप का, ठीक है,
कि मतलब ये गंगा यमुना है, ऐसे ऐसे पॉपुलेशन है, या फिर ऐसे दोनों साइड पॉपुलेशन है, ठीक है। फर्टाइल रीजन अट्रैक्ट मोर सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे अगर गंगा यमुना दो आपको एग्जांपल क्यों देते, मान लो ये आपकी गंगा यमुना दोनों मिलके एक साथ निकल गई, तो कुछ सेटलमेंट इधर कुछ इधर और बाकी दोनों साइड है, लीनियर है तो है ही है। उसके बाद एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर includes caste, community, ethnicity, and religion. Land holding higher caste resides at the center of the village, lower caste at the periphery. This leads to social segregation and fragmentation of the settlement into the several units. पाली, पामान, तोला, ठीक है। डोमिनेंट क्लास सेंटर में और लोअर कास्ट, देखो मैंने कहा था डायग्रामेटिक फॉर्म में कोशिश करी उसको लाने के लिए, तो वो आपके अब जैसे अभी मैं डायग्राम यहाँ इन्होंने दिखाया है, तो इससे आपका अट्रैक्शन बढ़ा, ठीक है, कि नहीं यार बढ़िया है, ऐसा बनाना चाहिए। ऐसे एग्जामिनर के पॉइंट दिमाग में क्लिक करेगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट आपके आंसर साइड आ ही जाएगा 0.5 का। हिस्टोरिकल एंड डिफेंस फैक्टर, सिक्योरिटी कंसर्न फेवर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जैसे नागालैंड बुंदेलखंड रूरल सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड एंड सेटलमेंट नियर द बॉर्डर एरियाज। उसके बाद प्लान्ड सेटलमेंट, these are constructed by the government by providing shelters, water and other infrastructure required land, ठीक है। स्मार्ट विलेज एग्जाम्पल के लिए दिया इन्होंने, कंक्लूड करेंगे। प्लान दिस दस वेरियस फैक्टर्स कल्मिनेट इनटू सेटलमेंट इन रूरल इंडिया, इट हैज इवॉल्व्ड थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया। ऑल एन अर्थक्वेक इज एन वाइब्रेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 3-4 टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं, आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। दैट इज कॉज्ड ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ एंड ड्यू टू इलास्टिसिटी और आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ द रॉक्स अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, इसमें देखेंगे, देखो मतलब इंडिया का मैप तो आप बना ही लेते हो, तो रफली दिखा दो कि जोन 4 ऊपर आता है, ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट है। जोन 5 आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। जोन 3 आपका इस वाला मतलब रीजन है, वेस्टर्न साइड। जोन 2 बीच बीच में पैचेस दिखा सकते हैं जो ये वाले कलर हैं। जोन 2 तो काफ़ी ज़्यादा है, सब ज़्यादा जोन 2 ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अर्थक्वेक बेल्ट्स इन इंडिया, इट मे बी कॉज्ड बाई human as well as natural activities. Based on the part seismic history, Bureau of Indian Standard group the country in 4 seismic zone, 2nd, 3rd, 4th और 5. Zone 5 is the most active region whereas Zone 2 is the least active region in the India. ठीक है। अब सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, जोन 2 की सबसे कम, ओबियस सी बात है, 6 से कम। जोन 3 की 7 से ज़्यादा आने के चांस है। जोन 4 के 8 से ज़्यादा और जोन 5 के 9 से ज़्यादा। Zone 5 covers entire northeast India, entire part of the J&K, Ladakh, Himachal, Uttarakhand, run of Kutch, some part of the North and Andaman and Nicobar, ठीक है। जैसा कि उन्होंने दिखाया, देख सकते हैं इसको, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला ऐसे टाइप का है, ये वाला ऐसा है, ठीक है। जोन 5, उसके बाद अगला है जोन 4, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, मतलब जोन 5 के जिस सराउंडिंग है मोस्टली वो जोन 4 है, ठीक है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ द गुजरात, पार्शियल महाराष्ट्र एंड कोस्टल राजस्थान। इसके अलावा भी ये जोन 3 क्या है, कवर्स केरला, गोवा, लक्षद्वीप, आइसलैंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ द राजस्थान, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब काफ़ी बड़ा पार्ट है। जोन 2, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री, सिस्मिक जोन मैपिंग ऑफ इंडिया, हेल्प्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर फोल्क सॉन्ग इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ द यूपी। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सॉन्ग देखो, कभी सॉन्ग्स, कभी एग्जाम में आपके सॉन्ग पूछेगा, कभी आपके पास डांस पूछेगा, ठीक है, कभी आपके पास रिलीजियस साइट पूछेगा यूपी की, ठीक है, कभी आपके यहाँ के फेस्टिवल्स पूछेगा, ठीक है, कभी आपके पास यहाँ पे एरिया का कुजीन पूछेगा। तो ये ऐसे चीज़ें जो पूछी जाती रहती हैं, तो आपको इन सब के बारे में 5 से 10 पॉइंट पता होने चाहिए अगर आपको अच्छे से लिखना है तो। यूपी इज लिटरली ए ट्रेजर हाउस विथ
each and every district having unique music tradition. Folk song made collective life more enjoyable. They were passed orally from the generation to generation. In folk music, the earth sings, ठीक है, द माउंटेन सिंग्स एंड द रिवर फ्लो एंड क्रॉप सिंग्स. महात्मा गांधी. मतलब ये इंपॉर्टेंट कोट है, याद कर लीजिए, आगे भी आप लिख सकते हैं इसको. जैसे मैंने बोला था ना कुछ पॉइंट नोट करने, उसमें इसको नोट कर लीजिए. फोल्क सॉन्ग ऑफ द पूर्वांचल इंक्लूड, जैसे सोहर, इट इज फॉर्म दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल लाइफ साइकिल रिपर्टोयर फेमस इन पूर्वांचल, संग टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ द चाइल्ड मेनली टू वुमेन. ठीक है, आप सब ने सुना होगा जो सोहर गाया जाता है ना, काफ़ी फेमस है, जुग जुग जिया हुल्लनो ऐसा करके. उसके बाद कजली कजरी, फोल्क सॉन्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिर्जापुर रीजन, संग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है, इट इवॉल्व इनटू द फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल सिंगिंग एंड इट्स स्टाइल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद बनारस घराना. जैसे कि मतलब वो अपने, मतलब आप सबको पता होगा जब वो नाग पंचमी के आसपास आता है ना, तो आप लोग गाते हो, मतलब लेडीज़ पहले गाती थी, अब तो कम हो गया, बट पता होगा आप लोग को. मेनली बाई वीमेन टू वेलकम द देन. वाराणसी मिर्जापुर मतलब पूर्वांचल एरिया में गाया जाता है स्पेशली. बिरहा, म्यूजिक ऑफ द ब्रेवरी, इलस्ट्रेशन ऑफ द सम इवेंट ऑफ द स्टोरी ऑफ द लोकलाइज्ड नेचर. उसके बाद भोजपुरी म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ द पूर्वांचल. ठीक है, उसके बाद चैती, फोल्क सॉन्ग ऑफ द पूर्वांचल रीजन, संग ऑन द मंथ ऑफ द चैता, मतलब मंथ ऑफ द चैता, चैत मंथ में गाया जाता है, मतलब जब वो हार्वेस्टिंग सीजन लगभग आती है. चैता इज द मंथ ऑफ द लॉर्ड रामास बर्थडे, दैट इज वाई एवरी लाइन ऑफ द म्यूजिक एंड्स विद द चैंटिंग ऑफ द रामा. रेस्ट नौटंकी भोजपुरी म्यूजिक आर कोर फोल्क सॉन्ग ऑफ दिस रीजन. भोजपुरी सिनेमा इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे, रिफ्लेक्टिंग इट्स लोकलाइज्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन. ओके, तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है आपके 20 क्वेश्चन. ठीक है, जीएस पेपर 1 कंप्लीट हो गया. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.